मेरा नाम केपी कुकरेती है। मैं एसीपी रिटायर्ड हुआ हूँ और लास्टली आई वाज एसीपी बसंत कुंज। फॉर लास्ट 3.5 years आई हैंडल्ड द JNU वेरी वेल और कोई ऐसी नौबत आई नहीं। तो शुरू करने से पहले माय रिवरेंस विद ड्यू रिगार्ड्स टू हमारे बृजदास साहब जो हमारे DG एज वेल एज द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने टाइम निकाला इस एक जस्ट कॉज के लिए। तो सबसे पहले मैं सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने बेस्ट शेड्यूल से होके और इस एक जस्ट कॉज के लिए आप यहाँ पर आए और तमाम जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके साथ अपनी सॉलिडरिटी को शो किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि देयर वर स्कैथिंग अटैक्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, सोशल मीडिया, वन साइडेड दैट इसमें एक्सेसेस हुई हैं। लेकिन हमारा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है और आई मे क्लियर यू इन क्लियर टर्म्स कि ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी जो आपको स्टेटमेंट होगी वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस में बहुत पर्सनल है, हमारे पर्सनल व्यूज है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने पहले 38 ईयर्स में हैंडल किया है और जो हमने देखे हैं ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आती हैं और ऐसे भी हालात बन जाते हैं कि जहां पर इमिनेंट थ्रेट टू लाइफ होता है। तो इसलिए काइंडली आवर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, आवर दीज स्टेटमेंट्स हैव नो बेयरिंग ऑन द गवर्नमेंट एक्शन, ऑन द एपेक्स कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच हैज रियली गिवन अ वेरी बैलेंस स्टेटमेंट्स। उसमें भी कोई बेयरिंग नहीं है। वो अपनी काम गवर्नमेंट का जो है अपनी जगह काम है और वो सुचारू हमें उसमें कोई संतोषजनक एक वो मिली है कि दैट इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। यहां तक कि एपेक्स कोर्ट ने भी एक बड़ा बैलेंस व्यू लिया। तो लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू कि हम एक सिर्फ सॉलिडरिटी के लिए यहां पर आए हैं कि आखिरकार आगे आने वाले समय में पुलिसमैन को ग्राउंड पे डीमोरलाइज ना हो वो और वो उसी जील और उसकी एंथुजियाज्म के साथ में वो ड्यूटी कर सके। तो मैंने आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर दिया है। और क्योंकि इतना ज्यादा वन साइडेड डिफरेंट क्वार्टर से अटैक्स हो रहे हैं, अब जब गवर्नमेंट का देखिए सेटलमेंट हो गया है, प्रोटेस्टर से एक एग्रीमेंट बन चुका था, उसके बाद भी कई लोग 156, 173, 4 में कोर्ट्स में जा रहे हैं, कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट दे रहे हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट में दे रहे हैं। तो ये एक तरह से ये एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट डालता है नीचे। तीसरी बात कि जो स्टेटमेंट्स को सॉरी टू से मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा काम है, जो एक्सपीरियंस ऑफिसर्स का काम है कि गलत चीज को न स्प्रेड होने देना। पार्लियामेंट के फ्लोर में कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स ने, ना तो वो पुलिस अफसर रहे, ना उन्होंने कोई ट्रेनिंग की, ना वो लॉ के एक्सपर्ट है, पता नहीं किस ग्राउंड में वो एक अपना वो दे रहे हैं कि भाई उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और आम पब्लिक जो हमारे देश की जनता है उसको कानून की इतनी नॉलेज नहीं है कि साहब होम मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं और ये तो सब उनके ऑर्डर से हुआ है। ये पैलेट गन्स क्या होती है, पैलेट गन्स का एक हलवा बना दिया है पैलेट गन्स का। अरे भाई पैलेट गन्स क्या होती है ये आम जनता को नहीं पता, प्रेस को पता है, हमें पता है, इवन आपको भी नहीं पता होगा। पहले आप पढ़िए कि क्या है वो। तो वो एक बड़ा भ्रामक स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक के पास गया, आम जनता के पास गया है कि भाई ये इस तरह से और ये हम गृह मंत्री होम मिनिस्टर देते हैं, जो सरासर गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे 38 साल के अनुभव में JNU में बड़े से बड़े स्टर हुए हैं। नजीब आप में से होंगे जिसमें कन्हैया वाला सेडिशन केस था, आप लोग वहां रहे होंगे। एक भी व्यक्ति ने, एक स्टूडेंट ने हमारे खिलाफ क्यों नहीं कंप्लेंट करी बताइए क्यों? क्योंकि उसको पुलिस ने डेमोक्रेटिक तरीके से, स्टैंडिंग ऑर्डर के तरीके से, ह्यूमन राइट की इज्जत करते हुए उन स्टूडेंट्स को हैंडल किया है, इसलिए उनको कोई भी हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली। तो जो चौथी बात मैं कहना चाहता हूं वो यही कहना चाहता हूं कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर से ऐसे भ्रामक मत स्टेटमेंट दीजिए। देखिए चौथी बात मेरी है, देयर इज नो टू सेट ऑफ रूल्स। एक आम जनता के लिए और एक अगर आप कुछ भी है, अथॉरिटी में है, पार्लियामेंट में है,
आप एकदम जाके धरना दे सकते हैं कहीं पर, लेकिन बाकी लोग नहीं दे सकते। जहां तक देखिए स्टूडेंट का सवाल है, मैं क्लियरली बताऊं, हमारे भी बच्चे हैं, बिल्कुल डेमोक्रेटिक सेटअप है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, बिल्कुल प्रदर्शन होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। हमने देखे हैं, पता नहीं कितने हजारों प्रदर्शन हमने देखे होंगे, लेकिन जब एक क्राउड कंट्रोल, पांचवी बात मैं कहना चाहता हूं कि क्राउड कंट्रोल एक अलग चीज है, वो आसानी से हो जाती है, लेकिन मॉब फ्रेंडली जब चार्ज होता है एटमॉस्फेयर, जब अनलॉफुल असेंबली हो जाती है, एक एक मेंबर उसका रिस्पॉन्सिबल है। कानून की भाषा में कितने भी बड़े एक्सपर्ट लॉ के सुन रहे हो मेरी बात को, एवरी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली इज एन अक्यूज। एंड चौथी बात कि भाई आप जो अगर मॉब फ्रेंडली हो गई, आप प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आपने 163 की वार्निंग को कुछ नहीं समझा, आपको बोला कि मजमा खिलाफे कानून आपका डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आपने ये किया, तो फिर पुलिस के पास क्या साधन है, या तो पार्लियामेंट में उनको घुसने देते, तो इससे ज्यादा बड़ी घटना घटती, इससे बड़ी घटना घटती, गोली चलानी ही पड़ती, और वो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में अगर पुलिस अफसर की जान को खतरा है, प्रोपोर्शनेट थ्रेट है, तो वो कोई भी एक्शन वाजिब होगा, मौके पे लेगा। वहां पर ना गवर्नर साहब, ना सीएम, ना होम मिनिस्टर, मौके का सीनियर अफसर या मौके का अफसर उसको डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी जान और पब्लिक की जान और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे पार्लियामेंटेरियन है, उनको कैसे बचाना है। इससे बड़ी अराजकता क्या होती कि अगर लोग पार्लियामेंट में घुस जाते। हमारे पूरे इंटरनेशनली हमको एक फीलिंग, शेम की फीलिंग आती कि साहब क्या हमारे भारतवर्ष की पुलिस सक्षम नहीं है। तो अगली बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जो भी सिस्टम होता है, जहां पर कमिश्नर सिस्टम है, वहां पर मौके का अधिकारी हुक्म देता है, चाहे टीयर गैस चलानी हो, चाहे वो पैलेट गन चलानी हो, चाहे वो डंडा चलाना हो, लाठीचार्ज करना हो। तो लेकिन ये जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहां पर डीएम और एसडीएम को बुलाते हैं, वो हुक्म देता है। मैं क्लैरिटी दे दूं आपको। लेकिन जहां कमिश्नर सिस्टम है, दिल्ली है, यहां पर ऑन द स्पॉट हमारी लाइफ में, और विवेक भूषण एसीपी पार्लियामेंट स्टेट रहे, कम से कम हमने सैकड़ों प्रदर्शन अटेंड किए हैं, आज तक कोई कंप्लेंट किसी ने नहीं करी कि भाई हमारे साथ ये गलत हुआ है। हाँ, कोलेटरल डैमेजेस जरूर हो जाते हैं, कोलेटरल डैमेजेस जरूर हो जाते हैं, ऐसे में हुए थे। चाहे किसी भी प्रदर्शन में आप लीजिए, किसी भी प्रदर्शन में आपने अटेंड किया, वो हो सकते हैं। अगली बात, हम अपने पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके परिवार के साथ है, उनके साथ है, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए हम यहां आज उनके खड़े हैं, ताकि उनको लगे कि हमारे साथ हैं, और हमारे जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी तकलीफ हुई है, हमें भी पेन हुआ है जब हमने देखी है पुलिसकर्मियों की हालत। हमें बच्चों की भी, स्टूडेंट को भी इंजर्ड हुए हैं, मीडिया पर्सन भी इंजर्ड हुए, सभी को देख के दुख हुआ है, लेकिन हमारी सहानुभूति हमें रोका नहीं गया कि हम अपनी सॉलिडरिटी को यहां एक्सप्रेस करें। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जितना कि एक आम जनता के लिए, सिटीजन के लिए, उतना ही पुलिस अधिकारी के लिए भी है। हाँ, और एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे मॉब फ्रेंजी में जहां पर जान का खतरा बना हुआ और लिंचिंग हो रही हो, वहां पर ट्रेनिंग, एसओपी, वहां पर बाकी की सारी चीजें मौके के अफसर को नहीं याद आती, क्योंकि सबसे पहला काम उसको जान बचाना होता है। लेकिन फिर भी 128 कर्मियों के घायल होने का मतलब इट स्पीक्स इन वॉल्यूम कि रेस्ट्रेंट पुलिस ने दिखाया है। अगर एजिटेटर्स को चोटें आई हैं, जो मेरी सहानुभूति है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे इस उम्र के हैं, जनजी की उम्र के हैं, उनके भी ख्यालात हमसे डिफरेंट है, और हम बिल्कुल इस बात से गुरेज नहीं करते। लेकिन हमें किसने मारा? 128 पुलिसकर्मियों को किसने मारा? अगर हमने हमको मारा तो हमें किसने मारा? ये बात का जवाब हमें चाहिए कि इसलिए हम बहुत संतुष्ट हैं
सरकार की जो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है बहुत ही संतुष्ट है। सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ने जो बहुत ही बैलेंस जजमेंट दिया है उस पर हमें कुछ भी नहीं कहना है। और मैं आपको आखिर में मेरी सहानुभूति है जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन भी डेमोन्स्ट्रेटर्स को जो इनोसेंट थे, जो स्टूडेंट हैं, उनको अगर किसी तरह से क्षति पहुंची है, जो मॉब फ्रेंजी, नोट कर लीजिए, मॉब फ्रेंजी अनलॉफुल असेंबली में एक आदमी के साथ वार्तालाप, एक आदमी के साथ 1-to-1 बात नहीं कर सकती पुलिस, एक साथ ही उसको एक्शन लेना पड़ता है डिस्पर्स करने के लिए। तो इसलिए अगर उनको कोई कोलेटरल डैमेज हुआ हो, उन बच्चों के प्रति भी हम उनकी पेरेंट्स की उम्र के हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ भी है। और आने वाली ये हमारी जो 60% की जनरेशन है, इनकी अपना आवाज उठाए, लेकिन संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। ओवरफ्लो डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आइए आप, अगर बैरिकेड भी क्रॉस होता तो बगैर परमिशन के वो लोग कर ही रहे थे। भाई प्रदर्शन तो चल ही रहा था ना, और कई लोगों ने कई धरने दिए हैं पीएम हाउस के बाहर, उन्होंने कौन से परमिशन ले लिए? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर मेरे लिए कानून नहीं है, दूसरे के लिए कानून है, ये नहीं होना चाहिए। कानून हमारे लिए भी है, पुलिस कर्मियों के लिए, और सिविलियन के लिए भी है, सिटीजन्स के लिए भी है। कानून सबके लिए है, कानून का इकबाल देश में होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गोपाल साहब। ये जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, ब्रजलाल साहब हमारे साथ बैठे हैं, डीजी रहे उत्तर प्रदेश के। ये जो फील्ड में काम करना होता है ग्राउंड में, और एक ऑफिस में बैठकर एयर कंडीशन में या बड़े बड़े ऑफिस में जाकर काम करना, ब्यूरोक्रेट्स होना, वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर अलग है। ये जो मेरे अधिकारी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये वो ऑफिसर हैं जिन्होंने जमीन पर काम किया है। एक ऑफिसर सीनियर पोजीशन में होना, ब्यूरोक्रेट होना अलग बात है, परंतु जो ग्राउंड में परेशानियां पुलिस को झेलनी पड़ती हैं, एक सिपाही को झेलनी पड़ती है, एक आईपीएस ऑफिसर को, कमिश्नर को झेलनी पड़ती है, उसी को पता होता है कि कितना ही चैलेंजिंग जॉब है। तो आप ये जो ग्राउंड के ऑफिसर थे, ये मैं इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं कि वो बातें बताएंगे जो ग्राउंड पर हमारी परेशानियां होती हैं, जो हम लोगों ने झेली हुई है, मार खाई हुई है। तमाम चीजें पुलिस के सामने होती है, कोर्ट, कचहरी, अदालत, बहुत सारे कानून और तमाम की निगाह पुलिस के ऊपर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जमीन से जुड़े हुए पठानिया साहब है, राजेंद्र पठानिया, बहुत लंबे समय तक दिल्ली पुलिस की सेवाएं की है, 40 साल तक सेवाएं की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पठानिया साहब, और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि संक्षेप में 5-5 मिनट रखें, तो ब्रजलाल साहब को भी पार्लियामेंट जाना है। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाओ। अभी तो आप जवान हो, रिटायर तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, इसलिए वाले जैनजी वाले और सारे माइक में रखवा दो सर। आ जाएंगे अभी चले जाएगा। वो जो यहाँ का स्टाफ है एक बार बताएं। यहीं पर चाहिए ना, माइक तो है ही, माइक है, ये आ जाएगा, ये उधर कितना नंबर आ जाएगा, इधर नहीं सर, वो भाई यहाँ आ पा रहे हो, वाली सीट पर आ जाएंगे। इसी को यूज कर ले, नहीं इसी को यूज कर। नमस्कार दोस्तों, मैं रिटायर्ड एसीपी राजेंद्र सिंह पठानिया। 1985 में मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और सारी उम्र मेरी दिल्ली पुलिस में ही नौकरी करते निकल गई। करीबन 6 जगह मैं एसटीओ रहा था और 3 एसीपी सब डिवीजन का भी मुझे मौका मिला। मैं बातें रिपीट नहीं करना चाह रहा, सब आपके सामने है। आपके मंच के इस माध्यम से मैं पूरे अपने जवानों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली पुलिस के जवान छुई मुई जो मिट्टी के बने हुए नहीं है, वो मजबूती के साथ खड़े हैं और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी कहां तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। और जो हमारी यंग जनरेशन है, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की बातें करें जिससे भारत माता की एकता मजबूत हो, भारत माता
गौरव बढ़े, मान बढ़े। पूरे वर्ल्ड में हमारी क्या छिछलेदार होती अगर किसी तरह से प्रदर्शनकारी संसद में घुस जाते। पूरा वर्ल्ड देखता हमें और हमारी डेमोक्रेसी पे हंसते सारे लोग। और मैं आपके माध्यम से जो हमारी यंग जनरेशन है, इनके माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम देखें तो सही आपकी बच्चे जा कहां रहे हैं, कहीं वो पथ से भटक तो नहीं गए, और उनको समझाएं बुझाएं। हम बच्चों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जनरेशन ठीक किया, वो सवाल पूछना सरकार से जायज है, लेकिन इस प्रकार की भद्दी भद्दी गालियां बच्चियां दे रही हैं। हमारे बच्चों से भी कम उम्र की बच्चियां, वहां पूरी फोर्स खड़ी है, बड़े बड़े लोग खड़े हैं। किस तरह से उन्होंने मीडिया का मिसयूज किया, और इस तरह की हरकतों से बचें, यही मुझे आप लोगों के माध्यम से कहना था। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद पठानिया साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं तिलक राज मोंगिया जी, इन्होंने बहुत लंबे समय तक फील्ड में भी नौकरी करी है और पुलिस हेडक्वार्टर में बड़े जो हमारे सीनियर स्पेशल सीपी और सीपी रैंक के ऑफिसर्स के साथ भी इन्होंने काफी टाइम नौकरी की है, और जमीन का भी एक्सपीरियंस है और ऑफिस का भी एक्सपीरियंस है। साहब का बेटा एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट में, अब वो ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोंगिया साहब से 5 मिनट के अंदर अपनी बात रखें, जिससे कि आगे प्रोग्राम जारी किया जा सके। माइक आपके पास। जी आ रही है आवाज? जोर से बोल दें। हेलो, माइक सर बिना माइक के बोलेंगे तो ज्यादा आएगी कैमरों में। नमस्कार सर। जोर से सर नमस्कार। सर नमस्कार। आप सबको भी मेरा नमस्कार। बिना आवाज बिना माइक के भी आ रही होगी, आ रही सर, है तो किसको सुनाई नहीं दे रहा। आ रही सर, आ रही। तो बहुत कुछ जो कुछ बताने वाला था वो इन्होंने बता दिया। मैंने भी ये चीजें झेली हैं, खुद झेली हैं। मैं 2000 में SHO पार्लियामेंट स्ट्रीट था, तो वहाँ पे वकील आए थे, पूरे इंडिया से आए थे, सिर्फ ये नॉर्दर्न स्टेट्स के नहीं थे। तो उस वक्त भी लाठी चार्ज हुआ था और यही कमीशन बैठा था, GT नानावती कमीशन। मगर ये जो अब का प्रोटेस्ट है, ये उसको भी सरपास कर आगे निकल गया उससे भी। आप देखो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर बैठे हुए, PM बैठे हुए, उन तक को डरा दिया, उनसे बोला ही नहीं जा रहा, क्योंकि राहुल गांधी पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या बोलते, कब बोलते, किसको बोलते। हाँ, इतना नहीं। अभी जहां तक रहा फोर्स के साथ है। अभी DG CRPF साहब ने भी कहा कि हम फोर्स के साथ हैं, कि जिन हालात में फोर्स ने प्रोटेस्टर का मुकाबला किया, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अभी भी कह रहे हैं हम कि कोई चारा नहीं था। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने फैसले लिए, हम उससे पूरे सहमत हैं, 100% सहमत है, एक्सेप्ट कि बदमाश के खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। वो अगर ये बदमाश नहीं होते तो ये सिचुएशन पैदा नहीं होती। ये सिचुएशन बिगाड़ने वाले 3000 बदमाश थे, 2873, सबको जो है नंबर याद हो गया। बच्चे को भी पता है आज कि कितने नंबर थे। बिना बदमाश के स्टूडेंट का हौसला नहीं पड़ सकता कि पुलिस से टकराव, और जो एक बार जेल में हुआ है वो पुलिस से बहुत ऊपर उठ जाता। और इतना डर के पुलिस भी किनारे पे खड़ी थी, पुलिस की भी हिम्मत नहीं थी। और मीडिया ने एक तरफा दिखाया, देखो कि डंडा मार रहे हैं, और वो जो 100 बंदे स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टर हैं, वो एक सिपाही को पीछे भाग रहे हैं और उसको पीट रहे हैं, उसका नहीं दिखा रहे। ये तो अब निकल के आ रहा है, शुरू में यही था। तो मेरे आपसे प्रार्थना है कि हम जो गवर्नमेंट कर रही है, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मंगल साहब। अभी बिरला साहब से पहले मेरे साथी नियमपाल जी हैं, काफी बीमार चल रहे थे और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, परंतु इनका कहना था कि मैं चाहे 2 मिनट के लिए मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं अपनी बात जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि लंबे समय तक जब सेवाएं करता है पुलिस के अंदर, आज भी हम लोग पेंशन लेते हैं। हमारी जो पहचान है, पुलिस की पहचान है। साहब को तो MP है कि राज्यसभा के MP भी है,
हमारी पहचान यही है कि हम दिल्ली पुलिस से सिपाही रिटायर हैं, एसीपी रिटायर हैं, इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं, हमारे जीवन पर्यंत ये निशानी रहेगी। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं नियमपाल साहब से रिक्वेस्ट करूँ 2 शब्द जरूर बोले इस मौके पर। धन्यवाद देव जी। नमस्कार साथियों, साहब नमस्कार। हमारे पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, वर्तमान में राज्यसभा सांसद जो हमारे इस प्रोग्राम में आए, साहब आपके आने से हमारे महासंघ को काफी शक्ति मिली है, काफी बल मिला है, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस महासंघ का मैं भी प्रेसिडेंट इन्होंने बना रखा हूँ। साहब तो रोजाना डिबेट में बिजी रहते हैं, तो कुछ काम मैं भी संभालता हूँ। 2 शब्द बोलना है। कानून ने अधिकार दे रखा है हमको, या तो कानून को बदल दो, कानून भी आप लोगों को बनाया हुआ है, फिर उस पर सवाल क्यों? आपने भी देखा है कितना बल प्रयोग हुआ, उसका चौथाई बल प्रयोग भी नहीं हो पाया जिस तरह का उनका एक्शन था। पॉलिटिशियन तो अपने राजनीतिक खेल खेलने के लिए यहाँ आए रहे थे, कौन सा मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब आपको मालूम है कि किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी। अगर वो पार्लियामेंट में घुस जाते, क्योंकि विपक्ष भी यही चाह रहा था कि ये घुसे, पूरे हिंदुस्तान में अराजकता फैले। अगर शेर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब वो अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। आप कह रहे हैं कि मोदी झुक गया, मोदी झुक गया। हाँ, ये राजनीतिक मसला नहीं है, लेकिन निकल जाती है मुंह से बात, पूरे हिंदुस्तान में अराजकता फैल जाती, पूरे सड़कों पे पूरा स्टूडेंट को लाने की इनकी प्लानिंग थी, लेकिन वो उनका अपना फैसला था सरकार का। लेकिन बात यह कहने का मतलब कि अगर यही आप सोचो किसी विपक्ष के घर में घुस जाते हैं स्टूडेंट, तो रिवर्स हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि अपराधी घुस गए, फिर ये अपराधी हो जाते। तो मैं पूरी तरह दिल्ली पुलिस के साथ हूँ, बहुत ही अच्छा एक्शन लिया है, काबिल तारीफ है। कितने इंजर्ड हुए उनकी बात कोई नहीं कर रहा, यहाँ तक कि लिंचिंग होने की भी तैयारी थी, किस तरह से ऐसी वो घेर खा के मार रहे थे, किस्मत अच्छी थी कि बच गए, उनकी कोई बात नहीं कर रहे। हम प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देव जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि 2 शब्द बोलने का मौका मिला। पहले में तो बहुत कुछ है, मैं खुद बीमार हूँ, अस्पताल से उठ आया हूँ, इसलिए आया कि मैं शक्ति देना चाहता हूँ, एक गिलहरी की तरह, जैसे रामचंद्र जी ने गिलहरी को दिया था मौका कि पूरी थे होना। तो एक जो समाज दिल्ली पुलिस के साथी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आश्वस्त होते हुए हमारे साथी ने हिम्मत रखी कि अपने दिल्ली पुलिस के साथियों के साथ खड़ा रहना है। यही चैलेंज है, यही शक्ति है, ये मजबूती है। मेरे बहुत सारे पुलिस के साथी, मेरे रिटायर्ड साथी आए हुए हैं, जो ना भी आते तो घर पर लेटे रहते, कुछ नहीं फर्क पड़ता। केवल उनकी आना एक हमारे को हिम्मत देता है, इस डिपार्टमेंट को, इस देश को हिम्मत देता है, क्योंकि देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। ये प्रेस, मीडिया, पुलिस सिस्टम सब रहेगा। यदि देश ही खत्म हो गया तो आप इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसलिए अब सबका एकजुट होकर रहना जरूरी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने जो कुछ भी कहा है हम उसको अवॉइड करेंगे, बिल्कुल मानेंगे। इसकी अक्षरशः बात मानने के लिए बाध्य है। बहुत सारे मसले आए, तमाम मुकदमे उत्तर प्रदेश के अंदर, साहब उत्तर प्रदेश की डीजी रह चुके हैं। एक सरकार थी, मैं नाम नहीं लेता, पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता, उन्होंने इन वन को तमाम मुकदमे वापस ले लिए थे। तमाम गूगल करके बैठे मेरे मीडिया के साथी देख सकते हैं। पर जब वो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर गया तो सरकार का निर्णय पलट दिया गया। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करा कि नहीं, इन तमाम मुकदमों का ट्रायल होगा, क्योंकि ये अधिकार आपका नहीं है, ये अधिकार अदालत का है कि उन मुकदमों पर विचार करे, उनको बरी करे, छोड़े या सजा कर दे। वो मुकदमे ट्रायल हुए और तमाम मुलजिम कन्वर्ट हुए। ये मैं आपको, आप पोर्टल पर मौजूद है, मैं राजनीतिक किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इस तरह की चीज हुई। यदि जो बात कर रहे हैं कि एफआईआर वापिस ली जाए, हमारा केवल स्टैंड ये है, बिल्कुल क्लियर है, साल भर क्लियर करेंगे। 2-3 दिन से लगातार साहब इसी इश्यू पर अपनी बातें वीडियो के थ्रू पार्लियामेंट के अंदर बता रहे हैं। हमारा छात्रों के साथ कोई इश्यू ही नहीं है, केवल ये कि छात्र की डेफिनेशन तय की जाए, कौन छात्र है जो नीट का प्रत्याशी है या दे चुका है या देने वाला है, उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है कि वो स्टूडेंट है, अपनी प्रेजेंस वो साबित कर सके। अपराधी है तो अपराधी के लिए कोई कानून में कोई छूट नहीं है, उसके लिए बिल्कुल एक प्रोसीजर है। परंतु छात्र यदि है तो हम उसके साथ हैं, हम उसके लिए किसी भी थाने में, किसी भी अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। परंतु 128 मेरे जो दिल्ली पुलिस के साथी हैं, उनकी वर्दी पर जो खून लगा है, यदि आप विवेक भगत जो डायरेक्ट तारीफ से
ऑफिसर हैं और एसीपी कनाट प्लेस है। यदि आप उनकी वीडियो देखें जिस तरह से उनकी लिंचिंग हुई है, एक एसीपी रैंक जो डायरेक्ट है वो भी जेएनजी से निकल कर आया है, तो ये जेएनजी वर्ड को ऐसा नहीं है कि जेएनजी अचानक आ गया। ये मैंने अभी 1 साल के अंदर सुना है। पहले भी इस तरह का अमेरिका से एक आया था वीटू कैंपेन, 19 एफआईआर दर्ज हुई, वो सब सेटल हो गई। तो ये जो जेएनजी का अभी नया अभी वर्ड आया है, ये कुछ दिन चलेगा, उसके बाद ये जेएनजी होगा। हमारे तो नवयुवक और यूथ और तमाम तरह की चीज होते थे। ये जो अमेरिका से आयातित जो लोग आए हैं वहां से, ये बोस्टन यूनिवर्सिटी से जीत के पढ़े हुए और ध्रुव राठी, जर्मनी, फला अमेरिका, ये जेएनजी उनके लिए मेरे यहाँ युवक है, मेरे यहाँ बेटी है, मेरे यहाँ बहन है। हमारे यहाँ वोट सिस्टम नहीं है कि मोदी जी हम आपकी 13वीं के समोसे हम खाएंगे सब मिलकर, ये हमारी कल्चर अलाउड नहीं करती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ब्रिजलाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बढ़िया शब्दों के अंदर बताएं, मीडिया को देखें, पता लगे, पूरी दुनिया को देखे, पूरा इंडिया को पता लगे कि जमीन की स्थिति क्या है, कानून क्या कहता है। और इस विषम परिस्थिति के अंदर जिसमें दिल्ली पुलिस की जो तमाम इज्जत, सम्मान और इस देश का सम्मान स्टेज पर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत स्ट्रांगली हमारा पक्ष रखें, जिससे पूरा हिंदुस्तान देख सके, दिल्ली पुलिस ही नहीं, दिल्ली नहीं, पूरा हिंदुस्तान दुनिया का फ्रंट मीडिया देखे कि यहाँ पर क्या हुआ था, जमीन की स्थिति क्या है। ब्रिजलाल साहब जी बताएं प्लीज। मैं इंस्पेक्टर प्रकाश प्रधान रिटायर्ड जी। हमारे जो रिटायर्ड पर्सन है जी, वो तमाम जो है ना जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर पता लगा कि ये और मैं आपको बाद में अलग से बताऊंगा। बताना चाह रहा हूँ कि पूरा परिवार, हाँ, हमारे काफी लोग आए हुए हैं, दूसरे राजस्थान से हमारे साथी सपोर्ट करने के लिए आए, हरियाणा से आए हुए हैं और तमाम स्टेट से आए हुए हैं। उसमें कुछ हम सरकार के साथ भिड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा तो हम सरकार को पुलिस को सपोर्ट देने के लिए अपनी पुलिस करेंगे, बाद में बात करेंगे। वो बाद में हम लोग बात करेंगे मीडिया के बाद जाने के बाद कि क्यों ये चेंज किया गया। उसमें कुछ कन्फ्रंटेशन की जो ये तिलचट्टे हैं, तिलचट्टों के साथ कॉपरेशन उनका प्रॉब्लम थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रिजलाल साहब से। ये आवाज आ जाएगी। हो गया। हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज? ये भी ले लें सर, दोनों से और ज्यादा जाएगी। इसको रख लेते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे परिवारजनों और मीडिया बंधुओं, आज मैं यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी व्यक्त करने आया हूं। देश के सभी जवानों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ, रिटायर्ड अधिकारियों कर्मचारियों के साथ। मेरा परिचय, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूं, 76 में एग्जाम दिया था, 77 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं, उत्तर प्रदेश का डीजीपी रहा हूं, 4 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डी हूं, जिसमें 2 हैं प्रेसिडेंट पुलिस मेडल का गैलेंट्री। और मैंने 37.5 बरस वर्दी पहनी है। मैंने अपनी वर्दी जरूर 30 नवंबर 2014 को उतार दी, लेकिन मानसिक रूप से मेरी वर्दी आज भी मेरे बदन पर, इसलिए मैं ये दर्द अपने जवानों का समझ सकता हूं। मुझे इस बात को कहने को फक्र है कि आई हैव लेफ्ट माई फोर्स फ्रॉम द फ्रंट। अभी एक आ रहे थे, मैं तो फील्ड अफसर हूं। मैं आपके एसएसपी मेरठ था, आपके पीलीभीत में एसपी था, एसएसपी आगरा था, लखनऊ था, प्रयागराज, इलाहाबाद था, चंबल में ऑपरेशन में रहा, 82 में जालौन में जब गैंग चलते थे, तो मुझे उन ऑपरेशन का, और यूपी का जब मैं एडीजी हुआ, स्पेशल डीजी हुआ, तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, देन स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, एसटीएफ, एटीएस और पब्लिक ग्रीवांसेस का चीफ रहा हूं। यूपी एटीएस का फाउंडर चीफ हूं, 4.5 साल का, और फिर डीजीपी हुआ। मित्रों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है जो मुझे जान करके कि प्रशासन ने आपको मना किया कि वहां जंतर मंतर पर ना जाइए, तो आपने एक चीज मैं मीडिया को बताना चाहता हूं, जो सर्विंग जवान हम लोग हैं, 2 मुख्य एक्ट हैं जिससे हम गवर्न होते हैं। एक होता है पुलिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966, इंटेलिजेंस के लिए भी है, इंटेलिजेंस
रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1985 और एक है इंसाइटमेंट टू पुलिस डिसअफेक्शन एक्ट। हमारे राइट रिस्ट्रिक्टेड हैं। हम जो सर्विंग जवान हैं वो कोई संगठन नहीं बना सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, यूनियन नहीं बना सकते, किसी ट्रेड यूनियन में शामिल नहीं हो सकते। और मुझे फक्र है हम लोग उसका पालन करते हैं। और आज हमारे रिटायर्ड अधिकारियों को कहा गया कि वहां पर मत जाइए, तो आपके अंदर वही ब्लड में है, वही कानून मानने का जो आपने यहां पर आयोजन किया, जिसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। मित्रों, मैंने तो तमाम जिले देखे हैं, ऑपरेशंस में खुद भाग दिया हूं। 2-3 चीजें मैं क्या करके तब कुछ मांगूंगा। ये जो हमारी फोर्स होती है, अगर इंस्पेक्टर है तो उसके अंदर की फोर्स उसका लीडर है, इंस्पेक्टर अपने थाने का लीडर है, एसीपी अपने एरिया का है, इसी तरह से वो डीजीपी पूरे प्रदेश का लीडर होता है। और मुझे फख्र है मैंने 3.5 लाख की फोर्स को कमांड किया है, जिसमें 460 आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। मित्रों, जब स्थिति होती है हम साथ साथ अपने जवानों को देखते हैं, अपना दफ्तर देखते हैं, ये भी देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो हाथ में राइफल भी लेते हैं। मैं एसपी पीलीभीत था। सितंबर 87 हमारे 2 सिपाहियों को भिंडर वाला टाइगर फोर्स ने मार दिया। वो कंधे पर राइफल लिए हुए साइकिल से चले जा रहे थे, मार दिया। पंजाब का एक्सटेंशन था उस समय पीलीभीत। मैंने अपने डीजी से कहा था गो टू पंजाब। मेरे डीजी साहब तो है नहीं, 54 बैच का राजनाथ गुप्ता साहब, उन्होंने कहा आई डोंट वांट माई आईपीएस ऑफिसर टू बी किल्ड। मैंने कहा साहब दिस इज माई ऑक्यूपेशनल हजार्ड। हमारा एक एडिशनल एसपी 6 डीएसपी, मैंने पूछा पंजाब चलना, जो डरेगा वो नहीं जाएगा। मैंने देखा वो डर रहे, मैंने कहा कोई बात नहीं। और मैं 10 अपने पीएसी के जवानों के साथ, 2 इंस्पेक्टर बीके त्यागी, महेश शर्मा और 2 ड्राइवर के साथ अमृतसर गया था। उस समय तरन तारण, सिरहाली, हरीके, जंडियाला, गुरु बंडाला, गुरदासपुर, वहां मैंने ऑपरेट किया अक्टूबर 87 में। उसका खामियाजा भी भुगता, 3 बार मेरे ऊपर अटेम्प्ट हुए। तो ये कहना चाहता हूं, अगर हम लीडर ऑफ द फोर्स हैं देन वी हैव टू लीड, और ये हमारे जवानों में ये प्रवृत्ति है। इसी तरह से मैंने कहा मैं चंबल ऑपरेशन से उन जिलों में रहा हूं जहां डकैतों से भी लड़ा हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो दिल्ली में हुआ, इसमें मैं अपने जवानों को साधुवाद देता हूं कि जहां हमारे लोग 128 लोग घायल हो गए, कई हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मीडिया के लोग घायल है, उसका फुटेज है। और यहां पर यह प्रयास हुआ कि साहब किसी तरह से पुलिस उकसावे में गोली चला दे। और अगर यही चाहते थे, और एक चीज और कहना चाहता हूं मैं, ये डीप स्टेट इसमें जुड़ा हुआ था जो हमारे देश के खिलाफ है। डीप स्टेट 23 लोग तो दुबई से आए, उनके लिए बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट सबकी व्यवस्था की गई। वो खाली भाग लेने नहीं आए थे, वो आए थे ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिससे देश में अराजकता पैदा कर सके। तो हमारे जवानों ने जो बड़े ही संयम से काम लिया, उनको दोबारा मैं साधुवाद देता हूं। अब आता हूं मैं कि फोर्स का इस्तेमाल कैसे होता है। दिल्ली में पुलिस कमिश्नरेट है, इसलिए यहां एसीपी से ऊपर सभी अधिकारियों को मजिस्ट्रियल पावर है। जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी जो मौजूद रहते हैं, वहां आपस में समन्वय करते हैं। फिर उसमें मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है और उसके बाद उस हिसाब से बल प्रयोग होता है। बल प्रयोग जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हो, कोई हो सकता है, वो इंस्पेक्टर होता था, इंस्पेक्टर हो सकता है, डीएसपी हो सकता है, एसपी हो सकता है। और मैंने भी इस टाइप का एक ऑपरेशन ये मेरठ में लीड किया था, इसलिए उसको मैं जरूर बताना चाहूंगा। हमारे जवान घिर गए, हमारे एडीएम सिटी, एसपी सिटी, डीएसपी सिटी, जंगपांगी हमारे सिटी मजिस्ट्रेट। वायरलेस का जमाना था, 8 दिसंबर 92, और लोग घिरे हुए सब मारे जाएंगे। चारों तरफ से छतों पर से फायरिंग हो रही थी। और उसके बाद मुझे खुद जाना पड़ा था। मैं एसएसपी था, मेरे साथ एक इंस्पेक्टर और मेरे 2 जवान, मेरे गनर अफजल खान सोलंकी और वीरेंद्र कुमार, हम 9 जवानों के साथ घुसे और मैं गलियों का करता, मेरे ऊपर फायर हुआ, लेकिन मुझे फायर करना पड़ा।
और उसमें 2 कैजुअल्टी हुई, लेकिन हमने अफसरों की जान बचा ली और मेरठ को जो दंगे में झोंकने की प्रयास था उसको बचा लिया। राष्ट्रपति ने मुझे गारंटी बार दिया था मेरठ को बचाने में। तो हम लोग हैं वी लेट फ्रॉम फ्रंट। मैंने अप टू एडीजी गोली चलाई है। मैं एडीजी यूपी का था। हमारे 4 अधिकारी, मुझे नाम मालूम रहता अपने शहीदों का, इंस्पेक्टर बेनी माधव सिंह, कांस्टेबल समीम, कांस्टेबल इकबालुद्दीन, कांस्टेबल वीर सिंह, विलेज जमौली चित्रकूट, वहां गए और डकैतों ने उनको मार दिया। आईजी डीआईजी गए, ग्रेनेड फेंक दिया गया, टुकड़े हुए और उसमें इंजर्ड हो गए। मैं हेलीकॉप्टर से गया और जा करके मैंने अपना उन अफसरों को भेजा, पीजीआई लखनऊ, बच गए, लेकिन 4 लोग और 9 लोग बैडली इंजर्ड हो गए थे। स्थिति ये थी, फोर्स डिमोरलाइज थी, आधा किलोमीटर बाहर थी। मैं उनकी व्यथा समझ सकता था, मरते हुए जिन्होंने देखा है। और स्थिति आई, मुझे कहा गया नहीं साहब आप मत जाइए, मीडिया लगी हुई थी। 18 जून 1992 जब मैं शाम को पहुंचा तो मेरे कई अधिकारी कहे साहब आप डाक बंगले में चले जाएं। मैंने कहा नहीं, अगर मैं चला गया तो मेरे जवान क्या सोचेंगे। मेरा एडीजी आकर ये सिंह चला गया, जून के महीने की बुंदेलखंड की गर्मी, मैं वहीं रहा। मुश्किल से जो 2 रोटी मिला, आलू की सब्जी, मैंने अपने जवानों के साथ खाया। सुबह हुआ, कोई जाने को तैयार नहीं। मैं कहा मैं जाऊंगा, और वो टीवी पर लाइव था वो ऑपरेशन, पूरे देश ने देखा है। अब हमारे परिवार के उनकी व्यथा। मेरी वाइफ ने फोन किया, क्या कर रहे हो, वो फुटेज है उसका। मैंने कहा मत देखना, नहीं देख पाएगी। मेरी बेटी नोएडा में जॉब करती, रोने लगी। हम कहे बेटा तेरा बाप फटेगा नहीं, मत देखना। और अपने 2 जवानों के साथ मैंने किया और उस खूंखार डकैत को मारा था एज ए एडीजी। पूरी दुनिया ने देखा। तो जेंटल में ये कहना है, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन को हम फेस करते हैं, चाहे हमारा सिपाही हो चाहे डीजी हो, स्थिति आती है तो लीड करता है। अब यहां पर तरीके हैं, अगर पहले हम वार्निंग देते हैं, यहां भी हुआ लाउड हेलर से वार्निंग दी जा रही है हट जाओ। नहीं हुआ, पहले जमाने में वाटर कैनन नहीं होता था जब हम नौकरी में आए। अब वाटर कैनन है कि भाई भीग जाए, ये हो जाए तो ना आगे बढ़े। उससे नहीं होता है तो टीयर गैस गन है, और टीयर गैस ग्रेनेड भी होता है, हमने भी इस्तेमाल किया है। हम हमेशा ये एसपी या डीआईजी अपने गाड़ी में रखे रहते थे कि उसको करके उसमें आंख में इरिटेशन होगा तो हट जाए। वो जब नहीं होता तो लाठी चार्ज होता है। लाठी चार्ज का भी तरीका व्हीकल पार्ट पर ना लगे, हमारे जवान इसके लिए दे आर फुल्ली ट्रेंड। और जब वो नहीं होता है तो गोली चलानी पड़ती। लेकिन इधर क्या आया, नॉन लीथल वेपन। नॉन लीथल वेपन में है रबर बुलेट, और इसी में जो पेलेट गन का इतना हवा खड़ा, अभी मैं मीडिया को बोलता है पेलेट गन है क्या, ऐसा चीज राजनीतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि लगता है जो आम जनता नहीं जानेगी वो समझेगी, लगता है तो कोई तोप है। पेलेट गन कोई नहीं है, 12 बोर बंदूक होती है। और जब मैं डीजीपी हुआ 2011 में तो अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 1000 पंप एक्शन 12 बोर बंदूक इंडिया ऑर्डिनेंस के मैंने लिया था। उसमें जो हम कारतूस इस्तेमाल करते हैं 6 नंबर, बड़ा छोटा होता है, उसमें आगे एडाप्टर लगाए रहते हैं कि वो अगर फायर करने पर तो नीचे जाए। तो पहले राइफल से फायर करना पड़ता था, और राइफल थी राइफल जानते हो क्या, बड़ी पुरानी हमारी रही, एक लाइन में 10 को पार कर जाएगी। तो इसलिए कि जीवन रक्षा हो, अगर वो आती है तब हम ये 12 बोर गन फायर का करते हैं, जिसको हम पेलेट गन कहते हैं। हमारे कई राजनीतिक मित्र कश्मीर में जो हमारे हाथ बंधे थे, ऐसी सरकारें थी जो अपने राजनीति के तहत फायर नहीं करने देती थी, हमारे जवान वहां ही पेलेट गन यूज करते थे, तो पूरे दुनिया में हल्ला मचाते पेलेट गन। और वो चीज मैं सुप्रीम कोर्ट का साधुवाद देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, उन्होंने एक अच्छा निर्णय दिया। अदरवाइज ये ना होता तो ये नॉन लीथल वेपन भी ये बंद करवा देते। अभी कुछ लोगों ने कहा कि साहब लाठियां थी उसमें कील लगे थे, हाँ कील लगे थे, और वो कील लगे लाठियां लीडर अपोजिशन कर रहा है लोकसभा का, और तमाम हमारे साथी जो सांसद विरोधी उन्होंने कहा, कल भी कहा कील लगे हुए थे। भाई ऐसा कहीं नहीं होता, लाठी लाठी होती है। शायद उन लोगों को उससे प्रेरित हों जब गलवान घाटी में चीन ने, क्योंकि वहां फायरिंग अलाउड नहीं है संदिग्ध तहत,
तो उन्होंने अपने लाठियों में कील लगाई थी, तो शायद जो उनके सहानुभूति जिनके चीन के साथ है, उनके दिमाग में कील लगी हुई लाठी है। वही लोग हैं जो ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं। ग्रेट निकोबार जानते क्या है? सिंगापुर से ज्यादा एरिया है। हमारे पास डीप पोर्ट नहीं है। हम विदेशों से अपने बड़े बड़े वेसल्स से मीडियम साइज के बोट्स लाते हैं, वहां बन रहा है डीप पोर्ट। जानते हो क्या उसका सिग्निफिकेंस है? हमारी इकोनॉमी जो सिंगापुर जाती है वहां आएंगे, साथ ही साथ हमारी नेवी और हमारी दबदबा बनेगा हिंद महासागर में। और साथ ही साथ अगर किसी देश ने नाम नहीं लूंगा, अगर कोई जरूरत की तो मलक्का स्टेट है, वहां से मात्र 150-200 किलोमीटर है, वहां पर हमारी प्रेजेंस होगी तो उनकी हैसियत नहीं होगी। तो चूंकि चीन नहीं चाहता है तो पूरे देश में वहां ग्रेट निकोबार में डेवलपमेंट का विरोध किया जा रहा है। अब यहां पर जो हमारे जवान घायल हुए, फुटेज है, मीडिया के लोग घायल हुए, और यहां मैंने एक फुटेज और देखा, हमारी एक बहन, पुलिस जनों की बहन बच्चा लिए जा रही है तो उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे भाई, हम वो लोग हैं जिन्होंने, मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं, इफ यू गो होम टेल देम ऑफ अस दैट फॉर दियर टुडे वी हैव सैक्रिफाइस फॉर टुमारो। वो हम लोग हैं। ये पुलिस जनों ने 76 जनों ने बलिदान किया था छत्तीसगढ़ में। मैं तब एडीजी था, उनकी 100 जो आ रहे थे, मैं दिल्ली यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहा था। हजारों लोग मारे गए और हमारे गृह मंत्री जिनके पीछे पड़े हैं, वो गृह मंत्री है जो जाता है बॉर्डर पर जवानों से मिलता है, बीएसएफ से, सीआरपी से, आईटीबीपी से। हमारा प्रधानमंत्री दिवाली मनाता है आर्मी के जवानों के साथ सीमा पर। हमारा प्रधानमंत्री वो नहीं है। एक प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए थे, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर जा करके लक्षद्वीप में अपने ससुराल जनियों के साथ जो है जश्न मनाए थे। तो ये हमारे अमित शाह साहब ने कहा था 31 मार्च 26 तक हम नक्सलिज्म खत्म कर देंगे, और हमारे जवानों में जो फक्र है मैं उसका पार्ट हूं, और उन्होंने बलिदान देकर नक्सलिज्म खत्म कर दिया। मेरे मित्रों, मैं एटीएस का यूपी का फाउंडर चीफ हूं। इसी दिल्ली को चांदमारी बना दिया गया था। चाहे आपका हाईकोर्ट ब्लास्ट हो, चाहे जामा मस्जिद ब्लास्ट हो, 29 अक्टूबर 2005 का सरोजनी नगर ब्लास्ट हो, आपका अहमदाबाद ब्लास्ट हो जिसमें मोदी जी को मारने प्रयास हुआ था, जयपुर ब्लास्ट हो, दिल्ली का 26/11 हो, उसके बाद 6 जुलाई 2006 को जिसमें 209 लोग ट्रेन ब्लास्ट में मारे गए, बटला हाउस हो, चाहे जर्मन बेकरी ब्लास्ट हो, अहमदाबाद का ब्लास्ट हो, आपका बुद्धा पार्क हैदराबाद का ब्लास्ट हो, गुवाहाटी ब्लास्ट हो, ये तमाम जो घटनाएं इस देश में हो रही थी, टारगेट किया जा रहा था। इन जवानों ने लड़ा है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे अमित शाह जी के निर्देशन में जो आज हिंटरलैंड में होने हुआ, यही पार्लियामेंट है। हर साल 13 दिसंबर को उनका नमन करते हैं। अगर उन जवानों ने बलिदान नहीं दिया होता तो उसमें पार्लियामेंट में पूरे देश के पार्लियामेंटेरियन थे, मंत्री थे, क्या होता आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरे मित्रों, ये हम लोग हैं जो अनुशासन से बंधे हैं, और मैं आज इसलिए आया हूं कि हमारे पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ना चाहिए। कम से कम बढ़ा ना सको तो उनको तोड़ने का प्रयास ना करो। इसलिए आज मैं आया हूं कि इसको यहाँ पर सॉलिडेरिटी फर्जी नैरेटिव की लगी हुई है, पैलेट गन को बना दिया जैसे AK-203 हो। तो मेरे मित्रों, अब फोर्स का इस्तेमाल कभी कभी जरूरी होता है। अगर ये पैलेट गन नहीं होता, पार्लियामेंट में घुस जाते तो क्या होता। पूरा प्रयास किया गया, जो लोगों की नीयत थी, डीप स्टेट का नियत था कि पुलिस फायर कर दे, 2-4 लोग मर जाए, उसके बाद वो राख लेकर पूरे देश में घुमाए, पूरे देश में आग लगा दें। लेकिन हमारे जवानों ने लिंचिंग का होते होते बचे, घायल हुए, बुरी तरह से घायल हुए, लेकिन धैर्य नहीं खोया। अब आता हूं जहां तक जेन जी की बात है, बच्चे, हमारे भी बच्चे, अब तो मेरे ग्रैंडसन हैं, तो ये बच्चे हम उसके साथ हैं। लेकिन जो लोग इसमें असामाजिक तत्व आया, जो आइडेंटिफाइड हैं 2873, जिसमें 989 शातिर अपराधी, उसके साथ नहीं हो सकता कोई।
अब यहाँ क्या हो रही है, कई लोग ऐसे कह रहे हैं नहीं साहब जितने मुकदमे हम छात्रों को, सरकार कर रही, सरकार के मंत्री गए उनसे बात करने के लिए, 2-2 बार गए और मंत्री गए, उसके बाद बात हुई और ये भी हुआ छात्रों के मुकदमे नहीं चलेंगे, वापस लेंगे। लेकिन क्या करें, नहीं साहब सब शामिल हुए जिसमें अपराधी शामिल है। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि जब ये सातिर अपराधी पकड़े जाएंगे तो तोते की तरह बोलेंगे, और जब तोते की तरह बोलेंगे तो कौन लाया था इनको, किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो कानून का हाथ कहीं और भी पहुंचेगा, ये डर है मेरे में। इसलिए आज मैं आपको ये करने आया हूं कि आफ्टर ऑल फोर्स कैसे इस्तेमाल होता है, और पैलेट गन का जो हवा करते करते सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। लेकिन आज फिर मैं जवानों को साथ बात देता हूं, मेरे मित्र, हम लोग पुलिस के लोग हैं, त्योहार नहीं मना पाते, आपका त्योहार मनवाते हैं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, हम छुट्टी नहीं मना पाते, तमाम ऐसी होती अपने घर में हम त्योहार नहीं मना पाते। करवा चौथ के दिन हमारी वाइफ वेट करती हैं मेरा हस्बैंड आ जाए, और कभी कभी वो भी नहीं हो पाता। तो ये हम लोग हैं, अपने मेहनत से, अपने धैर्य से हम देश के लिए, समाज के लिए लड़ते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। और यहाँ आज कोई बोलने वाला नहीं, केवल कि जैसे पुलिस ब्रूटल हो, अरे पुलिस नहीं होगी जो तुम्हारी सुरक्षा में लिए चलते हैं, घर से निकल नहीं पाओगे। ये पुलिस नहीं होती तो यहाँ कानून व्यवस्था नहीं होता। रात में जब सोते हैं लोग तो यही हमारे जवान पेट्रोलिंग करते हैं। सीमा पर हमारी बीएसएफ रहती है, आईटीबीपी रहती है, भी पुलिस फोर्स है, असम राइफल रहती है। जनाब ये लड़ते हैं वहां पर, तब हम सुरक्षित रहते हैं। इसलिए मैं आज चाहूंगा सभी से, समाज से, देश से, अपने उन मित्रों से जो आज पुलिस को एक विलेन साबित कर रहे हैं, ये कृपा कर मत करो। ये देश का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। हम भी किसी के पिता हैं, हम भी किसी के पति हैं, हम भी किसी के भाई हैं और इसी समाज के हैं। तो ये मत करो, हमें विलेन मत बनाओ। हम ये जवानों ने देश के लिए बलिदान किया है, तो इस बलिदान का कम से कम अपमान करो, मत करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। और पुनः कहता हूं, मैं अपने सभी जवानों के साथ खड़ा हूं, उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आप सबसे अनुरोध है कि साहब के विचारों का और साहब के आने का खड़े होकर थैंक्स करें।